डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आप सबका इकोनॉमिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आशा है आप अपने समय में अभी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूं, विशेष करके मैक्रो इकोनॉमिक्स के बुक से मैं पढ़ाते आ रहा हूं। लास्ट जो क्लास था उसमें मैंने मनी के बारे में आपको बताया था, मनी क्या है करके, और उसके बाद मैंने आपको बता करके दिया ये किस प्रकार से बार्टर सिस्टम को जो है हटा करके ये सिस्टम मनी आया, उसका क्या क्या लाभ हुआ या क्या फ़ायदे हैं करके। उसके बाद मैंने आपको बता करके दिया था मनी सप्लाई क्या है, और फिर M1 के बारे में आपको बता करके दिया था। M1 में मैंने 3 चीज़ों के बारे में विशेषकर आपको याद रखने के लिए कहा था। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD, यानी कि C मीन्स करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, then second DD means demand deposits in the commercial banks, especially in the commercial banks, which can be withdrawn, or checkable deposits which can be withdrawn at any time. Then thirdly I told you about OD, that is other deposits with the RBI. इसमें 3 चीज़ों को याद रखने के लिए बताया गया था। अदर डिपॉजिट्स में एक है जो सेमी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डिपॉजिट्स हैं आरबीआई में, जैसा आईडीबीआई के बारे में बताया था, नाबार्ड है, इस तरह के इंस्टीट्यूशन की जो डिपॉजिट्स आरबीआई में है। दूसरा सेंट्रल बैंक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, विदेशों का जो सेंट्रल बैंक है उसके अकाउंट्स को, उसका या विदेशी गवर्नमेंट के जो पैसे हैं हमारे आरबीआई में अगर जमा है उसको हम या डिमांड डिपॉजिट के रूप में जमा है उसको भी हम ओडी कहते हैं। तीसरा मैंने बताया वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के जो जमा राशि हैं हमारे आरबीआई में, जो कि डीडी के रूप में यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, ये 3 चीज़ बताया था। उम्मीद है आप इन्हें समझे थे होंगे। आज उसी कड़ी में हम आगे बैंकिंग के बारे में, क्योंकि हमारा जो सेकेंड यूनिट है मनी एंड बैंकिंग है, तो बैंकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, और विशेष करके इसमें आज हम कमर्शियल बैंकिंग के बारे में देखेंगे, और उसमें भी विशेष रूप से हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, that we are going to learn. So let us learn this chapter. We are going to learn about banking. तो बैंकिंग सभी को पता है कि आज इसके बिना कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकता करके। आज जब प्रधानमंत्री जी ने भी 20 लाख करोड़ का जो ऐलान किया है, ये पैकेज जो आज इकोनॉमी को फिर से बूस्ट करने के लिए इन दिनों में किया गया, इसका भी अधिकतर अमाउंट जो है आपको बैंकिंग के थ्रू ही ये इकोनॉमी में या लोगों के पास में, चाहे वो एकदम नीचे तबके के मजदूर हों या दिहाड़ी मजदूर हों, उनसे ले करके आपको ऊंचे लेवल तक यानी कि ऊपर लेवल तक बड़े बिजनेसमैन, सबके लिए ये अमाउंट भी बैंक के थ्रू ही ज़्यादा से ज़्यादा जाने वाली है। और हम जानते हैं आज बैंकिंग के बिना हमारा कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकता। पिछले अध्याय में भी मैंने बताया था एक बहुत बड़ा बैंक का एक जो मनी का एक लाभ ये है कि डेफर्ड पेमेंट्स, यानी कि बाद में हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कमर्शियल बैंक्स कैसे जो है इस कार्य को करता है। मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, ये जो बैंकिंग में आपको कमर्शियल बैंक्स के बारे में जानना है, उसमें भी विशेष करके आपको हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट, इस मुद्रा का सृजन किस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स करता है, इसे आपको जानना है। दूसरा है हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उसके क्या क्या फंक्शन है। हाँ, उसमें भी एक विशेष बात है, हाउ द सेंट्रल बैंक और आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट, वो किस तरह से क्रेडिट को या मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। ये 2 मुख्य बातों को आपको इस चैप्टर में जानना है, और निश्चित रूप से हर बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। तो जनरली आपको जैसे ही बैंकिंग के बारे में बताएं तो आपको बहुत सी बातें आपको मालूम भी है पहले से ही, लेकिन एक छोटी सी उसकी डेफिनेशन के तौर पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये है व्हाट इज कमर्शियल बैंक्स। इट इज a financial institution which performs the functions of accepting deposits from the public and advancing loans and investment with the motive of earning profit. मैं इसे हिंदी में कहूँ तो ये जो बैंक है या कमर्शियल बैंक्स है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थाएं हैं जो लोगों की जमा को स्वीकार करता है और साथ ही साथ
जो एडवांस लोन के रूप में पूंजी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए देता है, उनका मुख्य उद्देश्य है इससे प्रॉफिट कमाना। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कमर्शियल बैंक्स का मुख्य कार्य क्या है करके, विशेष रूप से लोगों की जमा राशि को, लोगों के पैसे को जमा करना। जैसे उसमें बहुत से अकाउंट्स हैं, आपको पता है कि करंट अकाउंट है, देन आपको सेविंग अकाउंट्स है, टर्म डिपॉजिट्स है, इस तरह जो डिपॉजिट्स है उसमें उसको लेना, और साथ ही साथ मुख्य कार्य है उसका लोन एडवांस करना या इन्वेस्टमेंट के लिए लोन देना। ये सबसे ज़्यादा मुख्य बैंक का कार्य है। इस कार्य को करते हुए उनको क्या होता है, विशेषकर जब लोन एडवांस करता है विद इंटरेस्ट, तब उन्हें प्रॉफिट मिलती है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो स्क्रीन में भी आप देख रहे हैं, और ये है मुख्य रूप से जानने की बात। प्यारे बच्चों, आगे मैं एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ, कमर्शियल बैंक्स के जो फंक्शंस हैं। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस जो हैं आपके कोर्स में नहीं है। इस वर्ष के कोर्स को जो है, या पिछले साल से कोर्स में जो है इसको रिड्यूस किया गया, फिर भी आपकी जानकारी के लिए ये आप जान ले कि कमर्शियल बैंक्स का जो फंक्शंस है वो किस प्रकार से है करके। सो द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, या कमर्शियल बैंक्स के जो क्या क्या फंक्शंस हैं उसके बारे में मैंने बता दिया आपको कि ये कोर्स में नहीं है, फिर भी एक जनरली आपको जानना चाहिए कि एक बैंक कैसे कैसे क्या क्या काम को करता है। तो सबसे पहला जो पहले ही बताया मैंने आपको, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स है, जिसमें सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड टर्म डिपॉजिट्स है, रिकरिंग डिपॉजिट्स है, ये तमाम प्रकार के अकाउंट्स हैं। और ये आप में से भी बहुतों का जो है कम से कम सेविंग अकाउंट, या आपके पेरेंट्स में से बहुतों का जो है करंट अकाउंट तो ज़रूर होगा, या बहुत से लोग टर्म डिपॉजिट्स यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह भी आपके नाम पर किए होंगे, ये आप जान सकते हैं। ये मुख्य काम उसका पहला काम है। दूसरा है प्रोवाइडिंग लोन्स, इसमें कैश क्रेडिट के रूप में भी, डिमांड लोन्स के रूप में भी, शॉर्ट टर्म लोन्स के रूप में भी। ध्यान दीजिए, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या है कि आपको विद इंटरेस्ट उसको वापस करना होता है एक समय अवधि में, हो सकता है 5 साल, हो सकता है 6 साल, हो सकता है 7 साल। उसमें हाउसिंग लोन भी है, बहुत प्रकार के लोन्स हैं। तो ये डिटेल्स में नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं समझा रहा हूँ, परंतु ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जो कोर्स में एक है वह है क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि साख का निर्माण। इसे हम इंग्लिश में मनी क्रिएशन भी बोलते हैं, हिंदी में मुद्रा का जो है सृजन भी कहा जाता है। ये एक मुख्य फंक्शन है कमर्शियल बैंक्स का, जो आमतौर पे साधारणतः लोगों को नहीं पता कि ये कैसे ये कार्य करता है करके, और आपके कोर्स में भी दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी के द्वारा उन्हें प्रॉफिट होती है, इसके द्वारा ही बैंकिंग सिस्टम चलता है आगे के लिए। तो ये आप आज सीखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसा है। इसके अलावा भी आजकल जो है बैंक एजेंसी का फंक्शंस करता है, जिसमें कि चेक्स है, बिल्स है, ड्राफ्ट्स है, इसका कलेक्शन करता है, और जिसका अकाउंट्स में डालना उसको दिया जाता है। इसके अलावा इंटरेस्ट का पेमेंट लेना, फिर डिविडेंड का उनके अकाउंट्स में डालना, शेयर में जो दिया गया उसका ये कार्य भी वो करता है। इसके अलावा जो है इंस्टॉलमेंट्स, लोन्स का, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तमाम कार्य करता है। और साथ ही साथ जो सेल्स एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर्स है, सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इनका भी परचेस और यानी खरीद और बिक्री भी बैंक के थ्रू होता है। और ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, आज आप जानते हैं किसी को भी कोई अकाउंट ट्रांसफ़र करना है तो ये बड़ा काम बड़े ही सरलता से आज बैंक करता है। विशेष रूप से आज के मॉडर्न ज़माने में अगर हम कहें तो बैंक जो है नेट बैंकिंग के थ्रू और बहुत से मॉडर्न ऐप्स जिसमें गूगल पे है या फिर फ़ोन पे, बहुत से जो मॉडल आजकल मॉडर्नली समय में, आधुनिक समय में सिस्टम है जिसके द्वारा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एटीएम की सुविधा भी जो है आज बैंकिंग दिया है, जिसके द्वारा आप अपना ट्रांजैक्शन या बाज़ार से सामान खरीदने के लिए भी उपयोगी होता है। ये अकाउंट ट्रांसफ़र में आपका पैसा चला जाता है। इसके अलावा बैंक जो है लॉकर की सुविधा और फॉरेन एक्सचेंज की सुविधा को देता है। तो ये तमाम बात आप स्क्रीन में भी मेरे आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये आगे कभी भी आपको कोई भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में भी अगर आए तो ये टर्म्स या ये काम के बारे में तो आप जान सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं, एक जनरल नॉलेज के रूप में इन बातों को आप याद रखिएगा। तो आज विशेष रूप से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट है। तो मैंने
बताया कि कमर्शियल बैंक्स क्या है करके आपको समझा करके दे दिया। विशेषकर कमर्शियल बैंक्स का मुख्य कार्य भी आपको मैंने बता कर दिया कि वो क्या क्या काम करते हैं। अब आपको जानना है कि कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं। कमर्शियल बैंक्स प्यारे बच्चों, आपके चारों ओर अगर जितने भी बैंक्स आप देख रहे हैं, पोर्ट ब्लेयर शहर में या इसके बाहर रूरल एरिया में, जहाँ कहीं भी आपके नज़रों में जो भी बैंक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे SBI हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे वो सिंडिकेट बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक्स हो, ये तमाम बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स हैं। ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स में ही लोगों के, पब्लिक के अकाउंट्स खोले जाते हैं। याद रखिएगा, RBI में किसी के अकाउंट्स नहीं होते हैं, बैंकों का अकाउंट्स होता है। बैंकों का अकाउंट्स वहां पर होता है। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का भी हो सकता है, फॉरेन गवर्नमेंट्स का हो सकता है, अन्य तमाम बैंकों का है। और जो सेंट्रल बैंक्स है, यानी कि हमारे कंट्री का अगर कहा जाए तो RBI है, वही इन सबको नियंत्रित करता है। लेकिन और भी एक बात आपको जब बैंकिंग सेंट्रल बैंक के बारे में बताऊं तो आपको बता दूं मैं कि एक बड़ा काम नोट छापने का कार्य, प्रिंट करने का कार्य, वह भी सिर्फ और सिर्फ RBI का है। कोई कमर्शियल बैंक्स नोट प्रिंट नहीं करता है। सिक्का 1 रुपया का या सिक्का जो है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के मिंट में जहां सिक्के बनते हैं उनको मिंट कहा जाता है, उसमें वहां पर 1 रुपये के सिक्के या सिक्के बनाए जाते हैं। बाकी तमाम जो नोट्स हैं सारे के सारे जो हैं वो RBI, या हमारे देश में RBI, हर एक देश में अपने अपने सेंट्रल बैंक्स करता है। रही बात उसकी छोड़ दीजिए, आज हमको जानना है कि क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कैसे करता है, यानी कि मुद्रा का सृजन। इसको 2 नाम है, क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं, मनी क्रिएशन भी बोलते हैं। जो उनके पास जमा होता है उसी पैसे को वह लोन देता है और इस लोन के जरिए वो मुद्रा का सृजन करता है, यानी कि बाजार में पैसे का जो है वृद्धि करता है, छाप करके नहीं। देखिएगा, जब आप इस सिस्टम को जानेंगे तब आपको पता चलेगा। मैं पहले आपको ऐसी जुबानी समझा दूं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के द्वारा भी इसको जानेंगे। जैसे अगर मान लो सारे बैंक को हम एक यूनिट मान लें और इन बैंकों के पास में ये जो पैसे उनका जो कमर्शियल बैंक्स में जमा रहता है, मान लीजिए उसको 1000 करोड़ है, उसको 1000 अभी दिमाग में अपना रखिए, और उसमें से अगर बैंक को पता है कि सारे के सारे कस्टमर एक साथ विड्रॉ नहीं करते हैं, थोड़े जने विड्रॉ करते हैं। दूसरा, हर दिन अगर हम कहा जाए तो बैंक के पास नए तौर से भी डिपॉजिट्स आते रहता है उसके अंदर में। तो ये जो डिपॉजिट्स मनी है और जो बैंक के पास में पैसे हैं, उसको पता है सब विड्रॉ नहीं करते हैं, तो कुछ परसेंटेज को रख करके, हो सकता है वो 10%, हो सकता है 20%, इस परसेंटेज को रख करके बाकी जो पैसे हैं इसको वो लोन में एडवांस करता है। जैसे मान लो 1000 है, मैंने कहा 1000 में से 10% हुआ, यानी कि 100 को वो अपने पास रख करके, यानी 100 करोड़ को अपने पास रख करके बाकी 900 को जो है वो लोन में एडवांस करेगा। और एक बात भी, जब भी लोन में एडवांस किया जाता है वो पैसे किसी को डायरेक्टली कैश में नहीं दे करके 99% टाइम में वो उनके अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाता है। ये है बैंकिंग सिस्टम, यानी कि आपका जो 900 है उसको अगर वो लोन में फिर से दूसरों को एडवांस किया है तो किसी ना किसी के लोन अकाउंट में वो जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो भी अगर उसको किसी भी कंस्ट्रक्शन काम में लगाएं या कोई भी चीज वो खरीदे, कुछ भी करें, वो फिर से अकाउंट के द्वारा बैंक में ही आता है। ये सिस्टम चलते चलते ये वो जो है बहुत ज़्यादा, उसके पास इनिशियल डिपॉजिट अगर मान लीजिए या प्राइमरी डिपॉजिट जैसे मैंने बताया 1000 है, तो वो उसको 10,000 भी कर सकता है, वो उसको 20,000 भी कर सकता है, या उसको 5 गुना यानी 5,000 करोड़ भी वो बना सकता है, इस तरह लोन एडवांसिंग के जरिए। तो ये सिस्टम में विशेष रूप से आपको याद रखना है, बैंक को एक चीज सेंट्रल बैंक के निर्देशानुसार काम करना पड़ता है। तो सारे सेंट्रल बैंक्स को, सारे कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक्स के निर्देशानुसार लीगल रिजर्व रेशियो रखना पड़ता है। लीगल रिजर्व रेशियो ये निश्चित करता है 2 बातों पर कि
CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बताया हर एक कमर्शियल बैंक्स के पास ये कानूनन तौर पे आरबीआई का यानी सेंट्रल बैंक्स का उस नियम को पालन करना है जो कि लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि कानूनन तौर पे उनके पास जमा राशि या जमा अनुपात उनको रखना होता है। उसमें दो है, एक है कैश रिजर्व रेशियो, दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके डिटेल्स आप जब सेंट्रल बैंक के पढ़ेंगे तब मालूम होगा, तब भी मैं बता दूं ये दोनों को मिला करके लीगल रिजर्व रेशियो है। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है? विशेष करके सारे कमर्शियल बैंक्स को अपने कुल जमा में से out of their total demand deposits they have to keep a certain percentage with the central banks। अपने कुल जमा में से कुछ परसेंटेज को सेंट्रल बैंक्स के पास में जमा रखना पड़ता है। सीआरआर में उनको वो जितना निश्चित करेगा, वो 5% हो सकता है, 10% होता है, जितने परसेंटेज को निश्चित करेगा इस परसेंटेज को वो सेंट्रल बैंक के पास में आरबीआई के पास जमा करेगा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में दो बातें हैं, उनके कुल टोटल नेट डिपॉजिट्स और टाइम्स लायबिलिटीज, इसको मिला करके बैंक को, कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना होता है एक रिजर्व के तौर पे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में अपने नेट टोटल डिपॉजिट्स का साथ ही साथ टाइम लायबिलिटीज जितने भी उसके पास में हैं उनको मिला करके एक परसेंटेज जो आरबीआई निश्चित करेगा उसको अपने पास ही रखना है। ये पैसे उनको वहां नहीं जमा करना है। ये दोनों क्यों किया जाता है? विशेष करके अगर बैंक किसी भी तरह से अगर लोन एडवांस किया और वहां से बैड लोन ज्यादा हो गया, यानी कि लोन लिए वाले लोग लोन बैंक को सही समय पर वापस नहीं कर सके विद इंटरेस्ट, तब या किसी भी तरह से अगर बैंक अपने लिक्विडिटी का या पैसे के लिए प्रॉब्लम्स हो तो इसमें से, या विशेष करके बैंक्रप्सी यानी कि डूबने की स्थिति भी बैंक में हो, तो इन पैसों का जो है उपयोग करने के लिए आरबीआई कहता है और साथ ही साथ वो मदद करता है। बाकी डिटेल्स आरबीआई कैसे कैसे करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आपको समझ में एलएलआर में दो बातें हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों को अगर मान लें हम 10% हैं, यानी कि एलएलआर अगर 10% है तो किस प्रकार से बैंक अपने साख का निर्माण करेगा उसको हमें न्यूमेरिकल्स के द्वारा जरा सा हम जल्दी से जान लेंगे। ये बहुत बहुत सरल है, आप अगर ध्यान से नोट कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। ये एलएलआर का निश्चय ये दोनों को मिला करके है। मान लिया मैंने एकदम सरलता से एक एग्जांपल लिया 10% का, तो मान लो इनिशियल डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक्स में है वो 1000 है, यानी 1000 करोड़ है सारे बैंक्स का मिला करके, और उसका 1000 का जो 10% है वो कितना हुआ 100, तो बाकी बचा आपका लोन 900 जो है एडवांस कर सकता है। क्लियर है? ये फर्स्ट लाइन इनिशियल डिपॉजिट्स जो है उसके पास में 1000 है और उसमें से उसने 10% रखा, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि लीगल रिजर्व रेशियो आपको 10% रखना है, यानी इसमें से ये दोनों मिला करके 10% है, तो 1000 का 10% आपको 100 हो गया, और जो बाकी बचा था उसके पास में 900, ये 900 वो लोन में देगा। मैंने आपको बताया बहुत कम अपने पास रखने से बस है उसको, क्योंकि उसको पता है, मैंने पहले ही बता के दिया कि सब लोग एक साथ विड्रॉ नहीं करते हैं कोई भी कमर्शियल बैंक से। अगर सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, सारे बैंक में पैसा जमा किया हुआ कस्टमर और आज ही मुझे चाहिए करके, तो दुनिया का कोई भी बैंक नहीं चल सकता, उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात है, बैंक को पता है कि हर दिन जो नया डिपॉजिट्स भी बैंक्स में आता है, आप अपने आसपास के बैंकों में भी जा करके देखिए, हर दिन वहां पर डिपॉजिट करने के लिए भी आते हैं, तो ये उनके लिए जो कस्टमर जो जमा किया है या डिमांड डिपॉजिट्स में उसको लेने के लिए देने के लिए बहुत आसान होता है। और आजकल तो अगर स्वाइप करके या फिर अगर नेट ट्रांजैक्शन बैंकिंग के थ्रू ट्रांजैक्शन है तो कैश की भी उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। ये 900 को फिर से वो क्या कर सकता है, सेकेंड राउंड में वो लोन दे सकता है। क्लियर हुआ?
ये सारे के सारे मान लो वो फिर से बाजार में लोगों को, किसी को कंस्ट्रक्शन के लिए, किसी को पूंजी खरीदने के लिए, किसी को अपना कैपिटल कोई भी चीज खरीदने के लिए वो लोन दे दिया, तो इसका भी 10% वो केवल रखेगा। तो 10% कितना हुआ इसका? 900 का 10% 90। तो उसके पास जो है अब बाकी बचा है 810। आप माइनस करके देख लीजिए, 90 में से 900 में से 90 माइनस कीजिए, आपको 810। ये फिर से बैंक के पास में ये पैसा है। मैं पहले आपको बताया बैंक पैसा नहीं देता है दूसरों को कैश में, परंतु जब भी लोन लिया जाता है लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर से वो बैंक के पास ही है और फिर बैंक को पता है कि इसमें से सारा अमाउंट जो है वो विड्रॉ नहीं करता है, परंतु 10% ही उसको रखने से बस है कैश के रूप में देने के लिए, और बाकी जो है वो फिर से लोन एडवांस कर सकता है। तो ये हुआ 810 उसके पास फिर से आ गया बैंक के पास में डिपॉजिट्स के तौर पे। अगर मान लो ये लोन पूरे के पूरे अभी आ गया, अब इसको भी अगर 10% केवल उसमें से रखना है तो 810 का 10% जो है 81 है, और इसको अगर हम 81 से 810 को माइनस करेंगे तो बैंक के पास फिर से लोन देने के लिए कितना हो जाएगा? 729। तो अगर इस तरह वो चलता जाए प्यारे बच्चों, आपको 2-3 राउंड ही बताने से बस है। अगर वो चलता जाए तो 10% अगर वो अपना रखता है तो वो कितना कर सकता है? वो 10,000 तक उसको वो लोन दे करके बढ़ा सकता है। ये होगा 9,000। तो जो लीगल रिजर्व रेशियो अगर 10% है तो इसका जो है 1,000 होता है। तो अभी आपने देखा कि किस प्रकार से जो है कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है, हाउ द कमर्शियल बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन्स। द मेन job or main functions of the bank is to advance loans, and by advancing loans they earn profit. वो लाभ कमाते हैं। कैसे लाभ कमाते हैं? जब भी वो लोन देते हैं लोन का रीपेमेंट विद इंटरेस्ट होता है, और ये आपने देखा कि 1000 ही वो उसके इनिशियल डिपॉजिट्स हैं। लोगों का डिपॉजिट 1000 करोड़ है, लेकिन लोन एडवांस करते करते वो इस 1000 को वो 10,000 कर सकता है। अगर लीगल रिजर्व रेशियो उसका 10% है तो वो इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है मार्केट में पैसे को। तो इसे अगर हम फार्मूला के तौर पे भी अगर हम देखेंगे तो आप जानेंगे कि लीगल रिजर्व रेशियो जो है, जैसे मल्टीप्लायर कैसे होता है, ये गुणात्मक रूप से कैसे बढ़ता है। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ये फार्मूला है। मनी मल्टीप्लायर को हम के से जानते हैं। ये हमें कैसे पता होगा कि जो इनिशियल डिपॉजिट्स है वो कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेगा? ये जो परसेंटेज जो निश्चित करता है लीगल रिजर्व रेशियो का, यानी जो अनुपात कानूनन तौर पे रिजर्व के रूप में दो अकाउंट्स में, यानी पहले ही बता के दिया, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये दोनों को मिला करके अगर मान लो 10% है तो हमारा कैसे होगा मनी क्रिएशन, यानी क्रेडिट क्रिएशन किस प्रकार से होगी उसको हम देख सकते हैं। क्रेडिट क्रिएशन देख लीजिए, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट्स इंटू 1/LRR। क्लियर है? तो हमारा इनिशियल डिपॉजिट कितने थे? 1000 करोड़ है, हम ऐसे लिख लिया अभी। हमारा LRR कितना था? 10%, यानी 10% का अर्थ है 1000 इंटू 1/10 इंटू 100, दैट इज 10,000। क्लियर हुआ अभी? तो इस फार्मूला के यूज करके भी हम कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको बता सकते हैं। यहीं पर अगर मान लो ये LRR यानी लीगल रिजर्व रेशियो अगर वो 20% है
अगर बैंक कहता है, सेंट्रल बैंक्स देखो सीआरआर और एसएलआर मिला करके आपके पास में 20% ज़रूर होना चाहिए और बाकी को आप लोन में एडवांस कीजिए, तब उसका जो क्रेडिट क्रिएशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 1000 इंटू 1/20 इंटू 100 दैट इज 5, देन 1000 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000, यानी 5 टाइम्स, 1000 का 5 टाइम्स ही वो यहाँ पर बढ़ा सकता है अगर यहाँ पर वो 20% हो। इसी तरह अगर 5% हो जाए तो ये 20% तक वो बढ़ा सकता है। ये चीज़ आपको जानना है। जैसे मान लीजिए ये तीनों बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये जगह पर मान लीजिए लीगल रिजर्व रेशियो वो 5% ही रखना है करके कह दिया गया, तब जो है आपका कमर्शियल बैंक्स के द्वारा और ज़्यादा साख का निर्माण हो सकता है। ये कब किया जाता है? जब बाजार में मनी फ्लो यानी कि क्रेडिट फ्लो कम हो, उस समय बढ़ाने के लिए यानी कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मनी फ्लो लाने के लिए ये जो सीआरआर और एसएलआर को वो रिड्यूस करता है ताकि बाज़ार में ज़्यादा पैसे हो जाए। इसी तरह अगर इन्फ्लेशन हो, ज़्यादा कीमत हो जाए और मनी फ्लो बाज़ार में ज़्यादा हो तो वो बढ़ा सकता है। जैसे 20% बढ़ाया तो वो कम किया, अभी 5% कर दिया मान लिया, तो 5% में क्या हो गया आपका, ये बैंक जो है और ज़्यादा अमाउंट को बढ़ा सकता है। तो 5 हुआ तो कितना हो गया आपका 20, देन 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू 20,000। अब बाजार में बैंक जो है 20,000 को जो है वो लोन एडवांस करते करते अगर वो स्टेप बाय स्टेप करते करते गया तो उतना बढ़ा सकता है। तो आज आपने जाना इस बात को कि बैंक किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएट करता है, मुद्रा का सृजन करता है या साख का निर्माण करता है। सभी शब्द देखी हैं, मनी क्रिएशन भी ये बैंक किस प्रकार से कमर्शियल बैंक्स करता है उसका संक्षेप में मैंने बता के दिया। मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR लीगल रिजर्व रेशियो, और इनिशियल इसको कैसे हम लोग क्रेडिट क्रिएशन निकाल सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो। ये कैलकुलेशन भी आपको 2 बार 3 बार मैंने बता करके दिया। उम्मीद है आप इन बातों को आप निश्चित रूप से समझे होंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, विशेष करके मैंने आपको बता करके दिया कि जो कमर्शियल बैंक्स क्या है, उसके कार्य क्या क्या हैं, और विशेष रूप से जो आपके कोर्स में दिया गया है कि किस प्रकार से ये कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट के क्रिएट करता है यानी कि साख का निर्माण करता है, उसको सिंपल से बताया। अभी आप स्क्रीन में भी जो मैंने यहाँ पर बता करके दिया उसको भी आप देख सकते हैं, और उसमें 2 बातें हैं जो आप उसको आप नोट कर लीजिए इसे भी चाहे तो। वो है कि लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द सेंट्रल बैंक्स, यानी कि हर कमर्शियल बैंक्स को अपने जो टोटल डिपॉजिट्स है उसका एक थोड़ा सा भाग जो निश्चित करता है वो सेंट्रल बैंक के पास में जमा रहना पड़ेगा। दूसरा है एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्व्स, अपने पास जमा रखना है। तो ये आपने नोट कर लिया। आगे जो क्लास है उसमें मैं सेंट्रल बैंक का यानी हमारे देश के आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या काम है, फंक्शंस हैं, विशेष करके उसमें भी मैंने बताया वो मनी जो है किस प्रकार से वो कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ मनी को नियंत्रित करता है बाजार में, उसके कुछ तरीके हैं उसको आप सीखेंगे। साथ ही साथ उसमें आप सीखेंगे ये रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रिजर्व रेपो रेट क्या है, इस तरह बहुत से जो आम तौर पे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है या जिसे
आज हमारे जो वित्तीय संस्थानों के द्वारा आप सुनते हैं बार बार, वो आप सीखेंगे तो जीवन भर ये बातें आपके लिए निश्चित रूप से काम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपने अच्छी तरह सीखा। आगे भी पढ़ाई को जारी रखिएगा, क्योंकि छुट्टियाँ आ रही है, लेकिन आपकी पढ़ाई कभी भी समाप्त न हो। विशेष करके 12th क्लास में जब आप हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इन बातों को याद रखेगा, क्योंकि टाइम एंड टाइड नेवर वेट्स, यानी कि समय और जो ज्वार भाटा है ये कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है। ये समय भी जो 2 महीना चला गया, आगने वाली 2 महीने चले जाएगी, देखते देखते अगले साल की बोर्ड की एग्ज़ाम होगी। तो तब तक के लिए अगले क्लास में मिलने तक आप सब अपनी पढ़ाई पे जारी रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।